जय हिंद साथियों, मैं सिद्धार्थ कनवासी आज आप लोगों के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी, एफकेट, सीडीएस, एनडीए इन सब में बहुत बार रिपीट हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक जो आज हम कवर कर रहे हैं वो है वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, डिजीज से रिलेटेड है और मिनरल से रिलेटेड है, जो कि इन तीनों के कॉम्बिनेशंस में हम लोगों को अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तीनों के कॉम्बिनेशंस में आते हैं। आज हम शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टोकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ। टोकोफेरॉल किसको कहते हैं हम लोग? ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस है विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल बोलते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन रिपेयर के लिए। ठीक है ना, और इसके जो अक्सर सोर्स होते हैं ये आलमंड्स होते हैं। ठीक है ना, आलमंड्स अगर हम बात करें, नट्स बात करें, ठीक है ना, और लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं हमारी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी हेयर ग्रोथ, हमारे स्किन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ई। ठीक है, इसके सोर्स हम लोगों ने देख लिए, इसका केमिकल नेम है। ठीक है, ये केमिकल नेम अक्सर पूछता है। ठीक है ना, टोकोफेरॉल उन्हीं में से एक है। विटामिन ई इसका एक जो नाम है, विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल। Calciferol is the chemical name of, it is the name of vitamin D. Vitamin D, ठीक है, विटामिन डी जैसे अगर हम बात करें, विटामिन डी सिंथेसाइज होता है हमारा जो सन है उसके साथ सिंथेसाइज होता है। ठीक है ना, सन रेज जो हम लोग अर्ली मॉर्निंग की सन रेज लेते हैं उससे सिंथेसाइज होता है। ठीक है ना, इसके सोर्स हम लोगों के हैं अगर हम बात करें, जो वेजिटेबल्स होती हैं वो हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया। ठीक है ना, जब ये हमारी बॉडी में अच्छे से रहता है तो स्टोर रहता है, तो ये जब हम लोग सन बात लेते हैं तो उससे क्या है, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होना शुरू कर जाता है। ठीक है, चलिए, ए एन सी बी ये नहीं, इनका नहीं है। ठीक है ना, इनके अलग अलग नाम है, आप इनको कवर करेंगे हम इसको नेक्स्ट उसमें। ठीक है, वाटर सॉल्युबल्स विटामिन आर। ठीक है, वाटर सॉल्युबल दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल्स, एक होता है वाटर सॉल्युबल्स। फैट सॉल्युबल्स वो होता है जो कि हमारे फैट में स्टोर हो जाता है और लॉन्ग टाइम तक रहता है। वाटर सॉल्युबल ऐसे रहते हैं विटामिन जो क्या है हमने लिए और वो वाटर यानी हमारे जो बॉडी के जो लिक्विड स्ट्रक्चर है उसमें आ जाता है और उसके बाद वो हमारे बॉडी से रिलीज हो जाता है। इसमें हम लोग का जो मोस्टली होता है विटामिन बी और सी होता है। ठीक है, ये बी और सी होता है, ये दोनों के दोनों वाटर सॉल्युबल है और ये क्या है जल्दी से हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद यही क्या है जल्दी से रिलीज भी हो जाते हैं हमारी बॉडी से थ्रू यूरिन। अगर हम बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी और इनके जो सोर्स है हम लोगों के पास वो जर्मिनेटेड फूड्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आती है, टैबलेट्स आती हैं। ठीक है, आप उनसे ले सकते हैं। विटामिन सी के अगर हम बात करें तो लेमन हो गया एक, जो ये हो गया, या सिट्रिक फूड्स हो गए। ठीक है, उनमें ये बहुत अच्छे से मिलता है। तो आपने देखा होगा अगर हम नींबू पानी पी रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, उसके बाद क्या है रिलीज हो जाता है। ओके, इसका एक फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये फैट सॉल्युबल्स के लिए है। फैट सॉल्युबल्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कीड़ा। ये एक बहुत जनरल टर्म है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कीड़ा। तो ये जो है कीड़ा यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, तो ये बेसिकली क्या है अगर है तो ये फैट सॉल्युबल्स है। रेस्ट ऑफ द जो है, क्योंकि ई के डी है तो ये सब क्या है फैट सॉल्युबल्स है। रिमेनिंग बी सी दे आर द विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या हो गया आपके वाटर सॉल्युबल्स। ठीक है, नन ऑफ दिस रह जाए, तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ऑस्टियोमेलासिस, ऑस्टियोमेलासिस कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। ऑस्टियोमेलासिस हम लोग की जो हड्डी है उनसे रिलेटेड है।
ठीक है ना। हड्डियां ऑस्टियो यानी हड्डियों से रिलेटेड है, उसमें कोई अगर डिफिशियंसीज बनती है तो वो हड्डियों को क्या है, ब्रिटल कर देता है, कमजोर कर देता है उसकी उससे। तो इसका जो आंसर है विटामिन डी है। ठीक है, ये कैल्सीफेरोल है, कैल्शियम और इन सब के कम्बिनेशन से जो हम लोग की जो बॉडीज है उनमें स्टोर होता है, उससे हमारी बॉडीज की जो बोन्स है वो स्ट्रेंथन होती है। विटामिन डी इसका सोर्स है। अगर ये डिफिशियंट हो जाता है तो ऑस्टियोमाइलिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल गुड, चलिए आगे देखें। पर्निशियस अनीमिया इज कॉज ड्यू टू, पर्निशियस एनीमिया बेसिकली हमारा ब्लड से रिलेटेड है। ब्लड में जब क्या होती है, हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है जैसे आप देख रहे होंगे इसमें विटामिन बी 2 है, विटामिन B4 है, विटामिन B12 है, ये सब के सब बी से है। ठीक है, इन जनरल अनीमिया को हम विटामिन बी का डिफिशियंसीज बोलते हैं, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक है जो इसके अलग अलग यानी कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, तो उसमें है विटामिन B12 मेजरली। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो विटामिन B12 है, जिसकी वजह से ये होता है। अगर हम बात करें विटामिन B1 तो ये बेसिकली हमारा जो बेरी बेरी होता है उसके लिए उससे हो जाता है। विटामिन B12 है, B2 है, ये बेसिकली हमारे स्किन में रैशेज और इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन B4 एक्चुअली में ये विटामिन B4 वैसे नहीं होता है, सिंथेसाइज हो जाता है हमारी बॉडी में, तो हम इसको ज्यादा कंसिडर विटामिन बी एज अ आउटर सोर्स नहीं करते अब। ठीक है, तो इसका जो आंसर है पर्निशियस एनीमिया का जो मेन कॉज है वो है डिफिशियंसी विटामिन B12। ओके, अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स ऑफ बी ग्रुप इज, देखिए आप यहां पे देखोगे विटामिन बी ग्रुप है, तो इसके लिए क्या है, कैरेट नहीं, फिश ऑयल नहीं, एग यॉक नहीं, इसका जो मेन सोर्स है वो है जर्मिनेटेड सीड्स। जर्मिनेटेड सीड इसका क्या है, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, जर्मिनेटेड सीड से हम लोग को इसमें मिल जाता है, मूंग दाल के हो गए आप, और भी जो दाल्स हैं उनके जो नट्स हैं उनमें जो जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं उनमें मेजरली ये क्या है, विटामिन बी ग्रुप का है, हमारा सप्लीमेंट पूरा हो जाता है। ठीक है, सॉरी विटामिन बी के कैप्सूल्स भी आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करके आता है मार्केट में। तो ये तो क्या वो वाला सोर्स है जो कि मेडिसिनल है, और ये जो है ये नेचुरल सोर्स है, जर्मिनेटेड सीड्स आते हैं। ठीक है, आगे देखें। द फाइब्रस मैटर प्रेजेंट इन द फूड इज, ठीक है, फाइब्रस मैटर है यानी जिसमें फाइबर्स अवेलेबल होते हैं, फाइबर अवेलेबल होते हैं। इसके अगर हम बात करें तो विटामिन नहीं, मिनरल्स नहीं, रफेज, यस रफेज इसको हम बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में भी फाइबर्स उतने ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, रफेज अगर हम बात करें तो रफेज बेसिकली क्या है, अगर हम बात करें इसको तो ये बेसिकली जैसे आपका सैलेड हो गया, ठीक है, या फिर आपके ग्रीन लीफ हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है ना, इनमें भी रफेज की मात्रा मिल जाती है। ठीक है, आप फाइबरस में उसमें अगर हम करें फ्रूट्स हो गए, ठीक है, तो इसमें फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं इसमें। तो जो इसका जो फाइब्रस मैटर है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है वो है आपका सी रफेज। ठीक है, चलिए विटामिन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन्स आर एसेंशियल इन मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे, ठीक है, विटामिन्स कर क्या रहे हैं बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म हमारा जो प्रोसेस है डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी में मिलता है उसके लिए कंसर्न है। तो पहला ऑप्शन है सर्व एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, नहीं, ये इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेंस विटामिन को हम नहीं बोल सकते, बिकॉज सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है बेसिकली फूड में कार्बोहाइड्रेट और ये सब चीजें रहती है। ठीक है ना, तो ये भी नहीं होता। कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, यस दे कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी थ्रू फैट सॉल्युबल्स, वी हैव अर्लियर, हम लोगों ने देखा है ये चीज। ठीक है ना, तो इसका सी होगा एक्ट एज अ को एंजाइम, एक्ट एज अ को एंजाइम। को एंजाइम होता है अगर ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो ये हमें हेल्प करता है फूड के अच्छे डाइजेशन में, उसके एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, आगे बात करें। रिड्यूस ग्रोथ, एक हेयर लॉस एंड वॉमिटिंग में रिजल्ट
फ्रॉम अ डिफिशियंसीज ऑफ, जैसे मैंने आपको बोला कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और इनके उन डिफिशियंसी से ये अगर हमारी बॉडी में कम रहता है तो कोई ना कोई इफेक्ट आता है। जैसे अगर हम बात करें रिड्यूस ग्रोथ और हेयर लॉस और जो वॉमिटिंग है, इसके लिए मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबल है एक हमारा न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो है जिंक। ठीक है, इसको हम जिंक बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो है डी, जिंक। ऑल गुड, ठीक है ना। आयरन की डिफिशियंसी से अगर हम बात करें तो हम लोगों का एनीमिया हो जाता है, हम लोग को जो हमारा ब्लड सेल्स है वो कमजोर हो जाते हैं। ठीक है ना। पोटेशियम और कॉपर इनकी कमी से हम लोग को बॉडी में जैसे डाइजेशन में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये सारा इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिड्यूस ग्रोथ होती है हमारी, हेयर लॉस होती है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है जिंक। ठीक है, नेक्स्ट है फाइलोक्विनोन इज द केमिकल नेम ऑफ, ठीक है, फाइलोक्विनोन इज द केमिकल नेम ऑफ ऑप्शन बी विटामिन के। विटामिन के को रिस्पॉन्सिबल हम बोलते हैं, जो फाइलोक्विनोन होता है विटामिन के का केमिकल नेम जो, ठीक है ना, वो है फाइलोक्विनोन। ठीक है, फिर इसमें अलग अलग ऑप्शन है, ये नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम चले, एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड। एड्स एक ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है ना, हम लोग यानी हमारी बॉडी में एक ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है। ठीक है, ये किसके थ्रू हो सकती है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हैंडशेक, कोर्टशिप, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें नहीं, ये इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कॉज है वो है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है ना, सेरम अगर कोई ट्रांसफ्यूज हो रहा है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं सीमन ट्रांसमिशन। ठीक है ना, तो ये कई फैक्टर्स है जिसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। हैंडशेक से नहीं होता है, कोर्टशिप से भी नहीं होता, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये रिस्पॉन्सिबल होता है। 8 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर वैक्सीनेशन द बॉडी बिल्ड्स अप। बॉडी क्या डेवलप करती है? ठीक है, जैसे अगर हम बात करें टॉक्सिन्स, नो, टॉक्सिन्स नहीं डेवलप करती। टॉक्सिन्स बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं हमारे उसको, सिस्टम को। ठीक है ना, लिम्स, नो, ये नो लिम्स होते हैं बेसिकली हमारे बॉडी का फ्लूइड है। ठीक है ना, तो ये लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अलग होता है, ये नहीं डेवलप होता है। हमारी बॉडी में सी ऑप्शन जो है एंटीबॉडीज, ये डेवलप। ठीक है, प्लाज्मा, नो। तो इसका जो सही आंसर है वो एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज क्या हो गई? जैसे हमने अगर बात करें, अभी हम लोगों का जो कोविड सेशन निकला था, कोविड काल निकला था, तो हम लोगों का एक वैक्सीनेशन हुआ था। ठीक है ना, कोविड वैक्सीन, कोविड के अगेंस्ट। तो कोविड के जब हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, हमारी बॉडी में क्या इन्फ्यूज किया गया था? कोरोना का एक एटीन्यूएटेड वर्जन। तो वो हमारी बॉडी में जब आ जाएगा तो वो क्या है, हमारी बॉडी में क्या है, उससे फाइट करने के लिए कुछ ऐसी बॉडीज बनेंगी जो उसको फाइट करेंगी। तो उसी फाइट के लिए जो डेवलप्स बॉडीज होती हैं उनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? सी, एंटीबॉडीज। जब हम लोगों को वैक्सीन लगती है तो हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज। ओके, चलिए नेक्स्ट उसमें देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय अल्कोहल। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑप्शन है लीवर, किडनी, हार्ट एंड लंग। अल्टीमेटली तो सारे ऑर्गन्स अल्कोहल से अफेक्ट होंगे, लेकिन जो मोस्ट अफेक्ट होता है वो होता है हमारा ए, लीवर। लीवर, क्योंकि इसी को हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए, आपकी बॉडी के लिए अडैप्टेबल, आपकी बॉडी से डील करने के लिए जो लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, अल्कोहल सबसे ज्यादा जो मोस्ट इफेक्ट करता है लीवर करता है, और इसी वजह से जो ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उनको लीवर की प्रॉब्लम बाय टाइम हो जाती है। तो लीवर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, मेनिंजाइटिस इज अ डिजीज ऑफ, ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, बी डाइजेस्टिव सिस्टम, सी नर्वस सिस्टम, डी एक्सक्रीटरी सिस्टम। मेनिंजाइटिस की जब हम कंसर्न करते हैं तो ये बेसिकली होता है मेनिंजस से।
मेनिंजस। तो मेनिंजस बेसिकली क्या है, एक कवर है, एक फिल्म है जो बेसिकली हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, ये उसको कवर करने का काम करती है। तो बेसिकली ये मेनिंजस इन दोनों को कवर करती है। तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या होगा, सी, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से ये कंसर्न हो जाता है और हमारे नर्वस सिस्टम को ये हार्म करता है। मेनिंजाइटिस में क्या हो जाता है, हमारा जो ये मेनिंजस होता है, जो एक कवरिंग होती है, आउटर लेयरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो यानी उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें डिजीज आ जाती है, इन्फेक्शन। ओके, नर्वस सिस्टम, इसलिए हमारा इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया डिजीज इज कंसर्न विद। डिप्थीरिया में क्या होता है, डिप्थीरिया में अगर हम इसके जो कंसर्न सिम्टम्स देखें तो वो क्या है कि हमारा जो माउथ है, ठीक है ना, जो हमारा थ्रॉट है, ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मेजरली वो इफेक्ट करता है। और इसी को हम अगर एक छोटे उसमें बात करें तो हम इसे सॉर थ्रोट भी बोलते हैं। सॉर थ्रोट, जब हमारे जो थ्रॉट है, जो हमारा गला है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ए लंग्स नहीं, बी लीवर नो, सी हार्ट नो, एंड डी ऑप्शन थ्रॉट। तो बेसिकली जो डिप्थीरिया में है वो थ्रॉट, इसका आंसर होगा डी, थ्रॉट। ठीक है, इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखिए, जो डिप्थीरिया होती है मेजरली जो देखा जाता है 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए होता है, और इसका वैक्सीनेशन भी बच्चों में कराया जाता है उनके बर्थ के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज, नॉन कम्युनिकेबल का जब मतलब आ गया यहाँ पे, तो नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है ऐसी डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ क्या हो, ना जा सके, छूने से ना जा सके, स्नीजिंग से ना जा सके। जैसे अभी कोरोना गया, तो कोरोना में क्या हुआ था कि हम लोग एक दूसरे को टच कर रहे थे, कांटेक्ट कर रहे थे, तो वो क्या है, स्प्रेड आउट हो रहा था। तो वो क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज। बट यहाँ पे पूछा हुआ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो अगर हम इसमें इन चारों ऑप्शंस को देखिए, मीजल्स, रेबीज, डिप्थीरिया एंड डायबिटीज, तो डायबिटीज एक ऐसी डिजीज निकल के आती है जो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है। ये ज़्यादा शुगर इनटेक करने से आपकी बॉडी में हो जाती है, बाकी 1-2 और रीजंस बनते हैं। तो डायबिटीज क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है, क्योंकि एक इंडिविजुअल को होती है। ठीक है, बाकी मीजल्स, रेबीज और जो डिप्थीरिया है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ वैक्सीन मीन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी ऐसी जो वैक्सीन है उसको हम लगाते हैं जिससे हमें ट्यूबरक्लोसिस, जो कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है, ट्यूबरक्लोसिस हमारे लंग्स को जो है उसको अफेक्ट करता है। तो ऐसी कौन सा वैक्सीन है, हमारे पास ऑप्शन है ए BCG, बी DPT, सी TT एंड डी BGC। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ABCG। इट इज बैसिलस कालमेट ग्यूरेल। ठीक है, बैसिलस कालमेट ग्यूरेल। ठीक है ना, ये उससे लगता है। ठीक है, और ये हमारे ट्यूबरक्लोसिस से कंसर्न होता है, उसके लिए हम लोग BCG लगाते हैं। ये 1 साल तक के बच्चे के लिए, यानी 0 to 12 मंथ का जो बच्चा होता है उनको लगाया जाता है। ठीक है, जो बेबी होता है 0 से 12 मंथ का, उसको लगाया जाता है वैक्सीनेशन, और हर 4 से 6 हफ्ते में लगाया जाता है। ठीक है, और जो ये DPT होता है, ये बेसिकली आपका डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस के लिए लगाया जाता है। TT सेम टिटनस का हो गया, BGC जैसा स्क्रैम्बल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया आपका, ABCG, ट्यूबरक्लोसिस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर सेल्स कैरेक्टराइज बाय A, uncontrolled growth. Yes, cancer is an uncontrolled growth of any cell. B,
invasion of local tissues. Yes, there is an invasion in local tissues and it can spread out. ठीक है ना? C, spreading to other body parts. Yes, cancer can spread from one body part to another body part also. ठीक है, तो इसके तीनों ऑप्शंस जो हमारे पास यहाँ पे दिख रहे हैं, तीनों ऑप्शन सही है। तो जो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें कहा है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो ऑल ऑफ द अबव डी है, ये वाला आपका सही हो जाए। ठीक, आगे बढ़े। 19 है काला अजहर डिजीज इज कॉज्ड बाय। ठीक है, तो हम लोग के पास यहाँ पे कुछ पैथोजेंस दिए हुए हैं। इन पैथोजन से हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है काला अजहर के लिए। काला अजहर एक डिजीज है जो कि सैंड फ्लाइज जो होती हैं, ठीक है ना, उनके काटने से, उनके हमारे फूड को कंटेमिनेट करने से स्प्रेड आउट हो जाती है। ठीक है ना, जो हमारा इसका जो पैथोजन है, अगर हम बात करें, ये देखो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ठीक है ना, गैम्बिनीज जो हो गया, ये अफ्रीकन सोमा डिजीज है। ठीक है, तो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, टिस्टिस फ्लाइज इनसे होता है। ठीक है ना, वुचेरिया ब्रैंडकॉफ्टी, ठीक है, तो ये ब्रैंडकॉफ्टी जो वुचेरिया होता है ये बेसिकली फिलेरियस है। ये आपका जो एलिफेंटिस होता है एक बीमारी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जिसमें पैर सूज जाते हैं एलिफेंट की तरह। ठीक है, टाइनिया सोलियम, नो, ये एक पॉर्क टेप वॉर्म है। ठीक है ना, जो कि पॉर्क यानी जो सुअर होते हैं उनमें मिलता है। ठीक है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो जो इसमें जो डी ऑप्शन है आपका लीजियम डोनावानी, ठीक है ना, तो लीजियम डोनावानी जो है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है पैथोजन आपके काला अजहर के लिए। ठीक है, और ये काला अजहर के लिए आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसका जो स्प्रेड करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होती है सैंड फ्लाइज। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिस एजिप्टी इज अ वेक्टर फॉर। एडिस एजिप्टीज इज अ फीमेल मॉस्किटो, और ये क्या करता है? यस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू फीवर, यस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो फीवर। ठीक है, ये इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, बोथ ए एंड बी। ए एंड बी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जापानीज इंसेप्टिलाइटिस नहीं होगा, दो इट इज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर, द स्प्रेड ऑफ द गंदगी जहां पे भी फैली रहती है वहां पे होता है। मच्छर इनके उससे ही होता है, लेकिन ये ज्यादातर हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। जो एडिस एजिप्टीज जो वेक्टर्स है वो बेसिकली सिर्फ डेंगू फीवर और येलो फीवर को कंसर्न करते हैं। इसमें एक बीमारी और आती है चिकनगुनिया, ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे मेजर जो क्वेश्चंस थे साइंस एंड टेक से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड, डिजीज से कंसर्न होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इनको रिवाइज करिए, 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, ऐसे ही कंटेंट्स और बार बार रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरीज रहती है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको कोई ऑब्जेक्शंस है तो आप उसे कमेंट कीजिए, हमें अपनी क्वेरीज बताइए ताकि हम लोग उसको आपके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।